देखो आपके यहाँ पे 3 पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, एनटीओ और सिंगल एंट्री। फाइनल अकाउंट, एनटीओ और सिंगल एंट्री, तीनों का लॉजिक एक ही है, रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। हम लोग चालू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट आपको पता है, अगर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो तो आपको ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, जबकि पार्टनरशिप बिजनेस हो तो ट्रेडिंग, पीएल के बाद एक पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है और उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। ये अपने को बेसिक आइडिया पता है। फाइनल अकाउंट में मेन यानी ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट ही है, ये पीएल अप्रो तो एक अलग से पार्ट है। तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर का, और एग्जाम में मैक्सिमम वही आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप तो अलग चैप्टर है ही सर। तो यहाँ पे बोला ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा बेटा, बेसिक लॉजिक क्या बोलता है आपको जो पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 साइड है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में मेनली क्या आएगा, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस, और क्रेडिट में सारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम सर, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या आता है मेनली, तो देखो यहाँ पे दे दिया लिस्ट। वैसे तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हो, वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। ये अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का कोई नाम है सर, ये ना तो यहाँ पे बता के रखा है। वो एक्सपेंसेस जो कि तुम्हारा डायरेक्टली रिलेट कर रहा है बिजनेस एक्टिविटी के साथ, जैसे कोई भी एक्साइज ड्यूटी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कोई ड्यूटी पे कर रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, अगर हमको बेटा जी ये गुड्स लाना है अपने फैक्ट्री तक या गोडाउन तक या शोरूम तक, तो हमको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अगर हम फॉरेन से ला रहे हैं तो वो लाए बिना पॉसिबल नहीं है वो प्रिपरेशन होना, तो इंपोर्ट ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय, सर ये ऑक्ट्रॉय क्या होता है, जैसे दूसरे देश से लाते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, अगर दूसरे स्टेट से लाते हैं तो टोल टैक्स वगैरह लगते हैं, वो हो गया एक टाइप का ऑक्ट्रॉय। इसके अलावा वाटर, अगर फैक्ट्री में मशीन चल रहा है तो पानी लगेगा, पावर एंड फ्यूल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है कैरेज इनवर्ड, रॉ मटेरियल को लाने का जो भाड़ा लग रहा है, मतलब ये दीज ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना जी सर। तो सर ये सब हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। डेबिट क्रेडिट साइड में क्या है, सारा डायरेक्ट इनकम। जैसे सबसे हमेशा डायरेक्ट इनकम है, वैसा देखा जाए तो एक ही इनकम होता है, वो होता है सेल्स। आप गुड्स को बेचते हो वही डायरेक्ट इनकम है, बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम है। तो सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर लो, और एक आइटम जो ऑलवेज रहता है वो क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब अगर सर डेबिट में बैलेंस बचे तो जीपी, और क्रेडिट में बैलेंस बचे तो ग्रॉस लॉस, जो कि पीएल में चला जाएगा। तो यही है आपका डायरेक्ट सारा आइटम। पीएल में क्या आ जाएगा सर, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे बाई जीपी या बाई ट्रेडिंग अकाउंट बोल के लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर ट्रेडिंग में लॉस हुआ है तो बाई ग्रॉस लॉस, सॉरी टू ग्रॉस लॉस। अब इसके अलावा सर सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर सारा इनडायरेक्ट इनकम। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जिससे तुम्हारा प्रोडक्शन कम बेसी नहीं होता, जो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता बिजनेस की मेन एक्टिविटी को। सर जो डायरेक्ट नहीं है सब इनडायरेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ऑफिस के स्टाफ का सैलरी, कम्युनिकेशन का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, ऑफिस का रेंट, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेड डेट, सेल्समैन कमीशन, इंटरेस्ट और लोन, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी कोई भी अगर बैंक चार्जेस वगैरह या लोन को अरेंज करने का कोई खर्चा। इसके अलावा बैंक चार्ज अलग से बोल दिया, वरना वो दूसरी का पार्ट था। कोई एसेट बेच के लॉस लगा तो 10,000 का फर्नीचर 8,000 में बिका।
वैसे ही सर इनडायरेक्ट इनकम क्या है सर, सेल्स को छोड़ के, आपका मेन गुड्स का एक्टिविटी को छोड़ के बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रेंट रिसीव्ड, कुछ भी अदर इनकम। ठीक है, जी सर। आई डोंट थिंक आपको ट्रेडिंग पीएल का आइटम में उतना कंफ्यूजन होने वाला है। इसके अलावा सर पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है, अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस होता तो। सर पीएल अप्रो क्या बनता है सर जी, ये जो मेरा नेट प्रॉफिट आया, ये नॉर्मल बिजनेस हो तो क्या होता है, सीधा कैपिटल में ऐड हो जाता है बैलेंस शीट में, सोल प्रोप्राइटर हो तो। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो सर डायरेक्ट पार्टनर्स में ये प्रॉफिट डिवाइड नहीं होता। पार्टनर को कुछ अगर पेमेंट हो रहा है तो वो भी पहले अलग अलग माइनस करो, बैलेंस बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर में उनके कैपिटल में ऐड करो। जैसे यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पे भाई पीएल आ जाएगा सर, आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, कुछ भी अगर आप पार्टनर को दे रहे हो तो। इधर में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, पार्टनर्स में डिवाइड होता है। ठीक है ना, ये मोटा मोटी है, इतना काम का बात नहीं है, काम एग्जाम में उतना नहीं आएगा। अब इन सब के बाद क्या बनता है, सोल प्रोप्राइटर होता तो ट्रेडिंग पीएल के बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बन जाता, और पार्टनरशिप होगा तो पीएल अप्रूव के बाद बनेगा बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में क्या आएगा सर, एसेट और लायबिलिटी। तो एसेट्स क्या हो गए सर, अगर तुम फॉर्मेट का बात करें तो फिक्स एसेट, या जिसको तुम लोग नॉन करेंट एसेट बोलते हो, और करेंट एसेट। इधर में कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना, ये मेन हेड याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि सीरियलिटी ठीक से मेंटेन हो सके, और कुछ नहीं। सर नॉन करेंट एसेट में क्या आता है, इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट। सर इनटेंजिबल एसेट क्या हुए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ। और टेंजिबल एसेट क्या हुए, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इसके अलावा यहाँ पे एक और आइटम आ जाता है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट एसेट में क्या आएगा, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, कुछ भी पैसा मिलना बाकी है, एक्रूड इनकम, कुछ भी पैसा एडवांस में पे कर दिए, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब तुम्हारे करंट एसेट के पार्ट है। कैपिटल का मतलब तो पता ही है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में कैपिटल का मतलब सिंपल कैपिटल ही होता है, कोई इक्विटी प्रेफरेंस वो सब नहीं होता है यहाँ पे कंपनी की तरह। सर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी पेमेंट जो लॉन्ग टर्म का है, 1 साल के बाद पे करना है। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब तुम्हारा शॉर्ट टर्म लोन, ये सब तुम्हारा करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है जी सर। तो सर ये मेरा फाइनल अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का, जो हमको क्लास 11 से ही पता है। असली चीज क्या सीखना है सर हमको यहाँ पे, सर हमको सीखना है एडजस्टमेंट्स। डायरेक्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना चालू कर दिया, 1 मिनट रुको। सर क्या क्या एडजस्टमेंट है, सबसे पहला एडजस्टमेंट तो बहुत आसान है, क्लोजिंग स्टॉक। सर हर एडजस्टमेंट का 2 या 2 से ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, ये बात दिमाग में रखना। 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो सर 2 एडजस्टमेंट क्या हो सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर स्टॉक। तो देखो बोला, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक बैलेंस शीट के करंट एसेट में। हम ऐसे करके लिखा है ताकि आपको वो मतलब रिवीजन के टाइम में इजी हो। ठीक है हाँ सर। सर इसका जर्नल एंट्री होता तो क्या होता है, देखो ये मेरा सेकंड पेज जो है ना इस चार्ट का, 3rd पेज, उसमें हम सारा टॉपिक के ऊपर जर्नल पास करके लिखा हुआ। तो जर्नल एंट्री होता तो ये होता, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट,
हो गया ना। ट्रेडिंग में बाई क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, इसलिए वो बैलेंस शीट में चला गया। ठीक है, हाँ सर। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपस में भाई भाई एडजस्टमेंट है, सब आपस में कजन ब्रदर्स हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब क्या होता है? पैसा देना बाकी है, ड्यू टू बी पेड, ड्यू टू पे ना। जी सर। तो इसका क्या दो इम्पैक्ट होगा? सर जिस भी एक्सपेंस है उसके साथ जाके ऐड हो जाएगा, और बैलेंस शीट में क्योंकि देना बाकी है इसलिए करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री क्या पास हो रहा है? सर ये रहा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ा रहा है, और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी। अब अगर ये रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाके वेजेस के साथ ऐड हो जाएगा, रेंट सैलरी कुछ भी है तो पीएल में जाके उस खर्चे के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक बात। सर इसी का उल्टा भाई, प्रीपेड एक्सपेंस, इसी का उल्टा भाई क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में दे दिए, यहां देना बाकी था, यहां एडवांस में दे दिए। तो सर इसका क्या होगा? सर एडवांस मतलब आप कोई और ईयर का एडवांस दे दिए, आने वाले साल का। करेंट ईयर में अगर हम आपको ये बोले अंकिता कि आप एडवांस पैसा दे दियो, तो ऑब्वियस सा बात है ना बेटा, नेक्स्ट ईयर का दे दियो मतलब। जी सर। तो सर अगर नेक्स्ट ईयर का दे दियो, क्या वो करंट ईयर को बिलोंग करता है क्या? तो नहीं करता, तो उसको करंट ईयर के पीएल में इंपैक्टेड होना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं सर, हमारा बेसिक लॉजिक क्या बोलता है मैचिंग कंसेप्ट का, कि जिस ईयर का एक्सपेंस है उसको उस ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए, कोई और ईयर का एक्सपेंस उस ईयर में रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। जी सर। तो सर ये एक तो ये एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा, क्योंकि पीएल बनाते वक्त हम तो लिख दिया होगा ना। मान लो हम रेंट दिया लैंडलॉर्ड को 13 महीना का, 10,000 करके रेंट है मेरा, हम अप्रैल टू मार्च का तो दिया ही, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल का भी दे दिया। ठीक बात। तो सर आप 10,000 करके 1,30,000 रुपया दे दिए, तो आप जब रेंट दिए होगे तब तो रेंट टू कैश एंट्री पास कर दिए होगे, और पीएल में टू रेंट बोल के 1,30,000 लिख दिए होगे। लेकिन अब आपको तो पता है ये रेंट में कह रहे ये तो ज्यादा रेंट दिया हुआ है, तो अगले साल को बिलोंग करता है, तो इसको हटाना पड़ेगा प्रीपेड बोल के, क्योंकि पीएल में केवल करंट ईयर का रेंट जाना चाहिए जो कि 1,20,000 है, और एडवांस दे दियो तो अब अगले महीना दोगे क्या फिर अप्रैल में वापस? तो यानी तुम्हारा एडजस्टमेंट करने का हक बनता है, राइट है, यानी ये एसेट है। तो दूसरा तुम्हारा बैलेंस शीट में करंट एसेट में चले जाएगा नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करने के लिए, राइट बनता है, हक बनता है कि नेक्स्ट ईयर एडजस्ट कर लोगे। तो ये बैलेंस शीट में करंट एसेट में जाएगा, और पीएल से, पीएल या जिस भी खर्चा का वो नाम है उस एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। तो इसका जर्नल एंट्री क्या पास होता? एक्सपेंस जनरली कम करना है ना, माइनस करना है, तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। वेरी गुड। ठीक है सर, अगला दोनों बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये दोनों आ गए ना बेटा आपको, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, तो आपको नेक्स्ट दोनों भी आ गया, क्योंकि ये दोनों एक्सपेंस के साथ जुड़ा हुआ था। अगला दोनों इनकम का बात करेगा इसी सेंस में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब देना बाकी, तो एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब मिलना बाकी। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में दे दिए, तो प्री रिसीव्ड इनकम या अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। ये नाम थोड़ा याद रखना बेटा। अनअर्न्ड इनकम मतलब या अनअर्न्ड एक्सपेंस मतलब प्रीपेड होता है, अनअर्न्ड मतलब प्रीपेड होता है। अब अगर वो अनअर्न्ड इनकम बोल रहा है मतलब ये एडवांस रिसीव्ड बोल रहा है, और अनअर्न्ड एक्सपेंसेस बोल रहा है मतलब ये एडवांस पेमेंट बोल रहा है। अब तक डेट आया नहीं। अनअर्न्ड का मतलब होता है अब तक कमाने का डेट या देने का डेट आया नहीं था, बट हम दे दी। ठीक है, ये वर्ड याद रखना थोड़ा सा। तो सर क्या होगा? सर अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इनकम मिलना बाकी है, तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड होता था एक्सपेंस के साथ, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड हो जाएगा, और ये बैलेंस शीट में करंट एसेट में चला जाएगा, क्योंकि मिलना बाकी है मतलब मेरा हक बनता है।
ठीक है सर। तो जनरल एंट्री क्या पास होगा इसका सर ये रहा जनरल एंट्री। एक्रूड इनकम मेरा हक बनता है, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इनकम मेरे को बढ़ाना है, ऐड करना है, इसलिए इनकम को क्रेडिट कर। ठीक है, जी क्लियर है कि इसका पुटिंग इम्पैक्ट समझाएं? नहीं सर क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वैसे उल्टा है सर, अगला क्या होगा सर? प्री रिसीव्ड इनकम करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता, उस इनकम से हटाइए, मतलब माइनस कीजिए पीएल के क्रेडिट में। और बैलेंस शीट में क्योंकि एडवांस मिल गया तो आपका जिम्मेदारी बनता है उसका काम करके देने का, तो वो करंट लायबिलिटी बन गया। ठीक है ना? हाँ सर। इनकम हटाना है मतलब इनकम को डेबिट कीजिए, और लायबिलिटी आपका इसलिए अर्नड इनकम या एडवांस इनकम या प्री रिसीव्ड इनकम क्रेडिट कीजिए। तो 4 क्लियर, 5 खत्म। छठा एकदम बच्चा वाला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेप्रिसिएशन। एक तो एक्सपेंस है तो पीएल के डेबिट में जाएगा, और डेप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू कम होता है तो एसेट से माइनस होगा बैलेंस शीट में, तो एंट्री में हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट या मशीन फर्नीचर जो भी नाम हो उसका। फिर अगेन अगले 4 भाई 3 सॉरी अगले 3 भाई 7, 8 और 9 बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। बैड डेट का मतलब सर पैसा डूब चुका, कंफर्म्ड, डेटर बोल दिया नहीं देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट मतलब हमको लग रहा है डूब सकता है, चांस, एंटिसिपेशन। एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मतलब हमको लग रहा है इतना डिस्काउंट मांग सकता है, डिस्काउंट मांग सकते हैं। जल्दी पेमेंट करने आएगा तो डिस्काउंट मांगिएगा ना। हम उसको 45 दिन का उधार दिए थे, मेरे को लग रहा है वो 30 दिन में आ जाएगा पैसा देने, और पक्का बोलेगा कि जल्दी पैसा दे रहे तो थोड़ा माफ करो, कोई डिस्काउंट दो। तो हम पहले से ही, मेरे लिए तो लॉस है ना, पैसा डूब सकता है या खर्चा हो सकता है। डिस्काउंट मतलब खर्चा, बैड डेट मतलब डूबना। तो सर ये तीनों भाई नेचर के हैं, तीनों का इम्पैक्ट एक ही है। क्या सर? बैलेंस शीट में डेटर से माइनस और पीएल के डेबिट में ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है ना? जी सर। लेकिन जनरल एंट्री सेम नहीं। सर जब बैड डेट होता है तो आप बैड डेट टू डेटर करते हैं, लेकिन प्रोविजन ऑलवेज पीएल से क्रिएट होते हैं, ठीक बात? तो इनका डबल एंट्री हो जाएगा। सर पहला एंट्री करेंगे पीएल टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और फिर करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट टू डेटर, क्योंकि डेटर को तो घटाना है ना, तो डबल एंट्री पास होगा। सर डायरेक्ट पीवीडी टू डेटर नहीं कर सकते, नहीं, प्रोविजन क्रिएट करना है ना पहले। प्रोविजन एक लायबिलिटी है और प्रोविजन हमेशा पीएल से क्रिएट होते हैं। तो देख लो ये दोनों जनरल एंट्री यही है, पहले पीएल टू प्रोविजन। अब जिस चीज का प्रोविजन बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट है या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, और फिर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर टू डेटर, मतलब डेटर को भी घटाएंगे, ठीक है? तो यहाँ डबल जनरल एंट्री पास हुआ। सर ये जनरल एंट्री आना जरूरी है क्या? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि एमसीक्यू अगर दे दिया वहां पे पूछ लिया तो आपको आना चाहिए इसका जनरल क्या होता है। सिमिलरली बेटा कई बार कंपनी को लगता है हम जल्दी पेमेंट करेंगे तो हम क्रेडिटर से डिस्काउंट मांग सकते हैं, होता है ना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। सर होता नहीं है रियल लाइफ में। क्यों नहीं होता? क्योंकि सर आप अकाउंट का एक बेसिक प्रिंसिपल तोड़ रहे हो। क्या सर? आप फ्यूचर इनकम बुक कर ले रहे हो जो अभी हुआ नहीं, और ये अकाउंट का कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। वो क्या बोलता है? खर्चा हो तब बुक करना, सॉरी लॉस, अगर खर्चा एंटिसिपेटेड है तो बुक कर लो, इनकम हो तो बुक करना जब होगा तो, है ना? जी सर। तो सर यहाँ पर ये जनरली होता नहीं है, बट कभी कभी कंपनियां कर लेती है कि इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? अगर करती है तो क्या एंट्री पास होगी? सर जब भी आप प्रोविजन बना रहे थे पीएल के डेबिट में डाल रहे थे, ठीक है ना? जी और हाँ। जब आप ये प्रोविजन बनाओगे तो पीएल के क्रेडिट में डालोगे, कि आपका फायदा है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका लॉस था, आप पीएल के डेबिट में डाल रहे थे,
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर आपका फायदा होगा, अगर डिस्काउंट मिल जाएगा तो इसलिए क्रेडिट में जाएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो दोनों डेटर को माइनस कर रहा था, ये क्रेडिटर को माइनस कर देगा, देना कम होगा ना अगर ये डिस्काउंट मिलेगा तो। हाँ हाँ ठीक है सर, इसका जर्नल भी वही दो सर, पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटेड टू पीएल और बाद में क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो सर हमारे 10 एडजस्टमेंट्स खत्म। अब ये 11वां 12वां भाई भाई है, या 11वां 12वां 13वां 14वां, ये 4 भाई भाई है। सर 11वां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी के लिए खर्चा है कि कमाई है? अच्छा खर्चा है, तो पहले बात तो पीएल में डेबिट में जाएगा। क्या कंपनी ये दे देता है कि सिर्फ लिख के रखता है कि देना है? लिख के रखते हैं। तो लिख के रखता है अगर, तो बेटा जी कैपिटल में ऐड होगा, क्योंकि ओनर को मिलने वाला है तो ओनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो दूसरा इम्पैक्ट सर कैपिटल में ऐड कर दीजिए। जर्नल एंट्री क्या बात हो जाएगा सर, खर्चा है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कैपिटल को बढ़ा रहे इसलिए टू कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट वाला इसी का भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सब बिजनेस के लिए फायदा है तो पीएल के क्रेडिट में डालिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलेगा पार्टनर से ड्राइंग के अगेंस्ट में, और ये ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है इसलिए इसको भी माइनस कर दीजिए। तो सर इसका भी जनरल एंट्री क्या पास होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लो, या हम तो बोलेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल से माइनस होगा। या अगर आपको ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है तो उसके बाद में आप कैपिटल टू ड्राइंग कर दो। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अगला वाला आप रोज करते हो लाइफ में, मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम करते ही हैं। कोई भी लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट का बात, सर कॉमन सेंस है, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है तो पीएल के डेबिट में जाएगा, और अगर दे रहे हैं तो कैश से माइनस हो जाएगा, कैश या बैंक से, और अगर देना बाकी है तो लायबिलिटी में लोन में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, जी तो इसका भी जनरल एंट्री क्या होगा, तो सिंपल है, जब इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, अगर दे दिए तो सॉरी देना बाकी है तो, और अगर दे देंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ज़्यादातर यहाँ पे देना बाकी ही बोलेंगे, क्योंकि अगर दे देते तो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी चला जाता ना, इसीलिए वो कैश बैंक वाला बात खाली समझाने के लिए था। नॉर्मली क्या होगा, पीएल के डेबिट में और लोन में ऐड। ठीक है, वैसे सर उल्टा, हम किसी को एडवांस दिए तो मेरे को भी तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। जी तो सर यहाँ पे ये मेरा फायदा है तो पीएल के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट के एसेट में जहाँ पे हम लोन गिवन या इन्वेस्टमेंट बोल के लिखे हैं वहाँ पे ऐड हो जाएगा। मेरा फायदा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट होगा यहाँ पे, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट हुआ, और वो जो लोन जो एसेट है यहाँ पे लोन मत बोलो उसको सर, इन्वेस्टमेंट बोलिए या एडवांस बोलिए या डिपॉजिट बोलिए, तो वो आपका डेबिट होगा, एसेट है इसलिए। ठीक है, एसेट बढ़ रहा है। अगला वाला बहुत ही काम का है, इसको बहुत यही है वो जो ट्रिपल इफेक्ट करेगा, बहुत काम का है, एक्सीडेंटल लॉस ऑफ गुड्स। एक एग्जांपल से समझा देते हैं। मेरा गोडाउन में 1 लाख का स्टॉक पड़ा था, हम इंश्योरेंस कराए, आग लगा इंश्योरेंस करा के रखा था, तो जब आग लगा इंश्योरेंस कंपनी वाले आए चेकिंग करने और मेरा 90,000 क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया, दिए नहीं अभी तक, सिर्फ एक्सेप्ट किया। हम बोला क्लेम नॉट रिसीव्ड, क्लेम एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो सर 1 लाख का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, 90,000 का क्लेम मिलने वाला है। नेट लॉस कितने का हुआ है, 10,000 का है ना, ये मेरा नेट लॉस है। हाँ तो इसका 3 इम्पैक्ट क्या क्या होगा सर। पहला इम्पैक्ट तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में एबनॉर्मल लॉस लिख दीजिए, क्योंकि स्टॉक कम हो गया ना। ट्रेडिंग अकाउंट में जब जब स्टॉक बढ़ता है, ओपनिंग हो या परचेज हो, आप डेबिट करते हो, जी सेल होता है तो आप क्रेडिट करते हो, क्योंकि इतना माल कम हो गया। एबनॉर्मल लॉस से तो स्टॉक कम हो रहा है ना, 1 लाख पूरा। तो एक तो इम्पैक्ट क्या हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा इम्पैक्ट
सर हमको अल्टीमेट लॉस तो 10,000 का ही हुआ है, तो पीएल के डेबिट में लॉस बाय फायर, ठीक है ना। और 90,000 इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर ली है, तो मेरा मिलना हक बनता है, तो बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी जो भी लिख लो 90,000, वो डेटा बन गया ना मेरा, उससे पैसा पाता है। हाँ सर। और करंट एसेट में जाएगा, क्योंकि सर वो लोग 2-3 महीना में दे ही देगा, 1 साल थोड़ी लगेगा। क्लेम अगर एक्सेप्ट कर लिया बेटा तो 2-3 महीना में दे ही देगा। क्लियर? हाँ सर। ठीक है सर, तो ये 3 इम्पैक्ट हुए। इसका जनरल एंट्री समझने में बड़ा मजा आएगा। लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट या परचेज अकाउंट, पहला एंट्री तो ये होगा। स्टॉक पूरा 1 लाख का चल गया ना। हाँ। फिर होगा जब पीएल में जाएगा तो पीएल अकाउंट डेबिट 10,000 का जो लॉस पीएल में जाएगा, टू लॉस बाय फायर। और जो इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है ना। ये हुआ। अगला 2 एडजस्टमेंट एकदम आपके लिए पाती जिनिस, लेकिन काम का बहुत है एग्जाम के लिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या फिर गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। सर तीनों में एक बात कॉमन क्या नजर आया? आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप गुड्स बांट रहे हो। चाहे सैंपल में दे रहे हो तो भी गुड्स ही बांट रहे हो, चाहे घर ले जा रहे हो पर्सनल यूज तो भी गुड्स ही लेकर जा रहे हो, और चाहे चैरिटी जाके किसी एनजीओ में डोनेट करो तो भी गुड्स ही डोनेट करो, ठीक है। तो पहला बात तो तीनों ही केस में गुड्स घट रहे हैं। ये गुड्स आपके पास आया कहां से था? ट्रेडिंग से लेस करो। कहां से आया था? ट्रेडिंग में मतलब किस आइटम से लेस करोगे? स्टॉक से। या तो स्टॉक या परचेज, दोनों में जो आपको पसंद है। तो पहला बात तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, या फिर परचेज, जिसमें से भी माइनस करो। तीनों ही केस में बोल रहा है, चाहे फ्री सैंपल हो, हाँ। चाहे पर्सनल यूज हो, चाहे चैरिटी हो। तो एक तो ओपनिंग स्टॉक या परचेज, जिससे ज्यादा रियलिस्टिक कौन? परचेज। क्योंकि मान के चलते ओपनिंग स्टॉक तो शुरुआत में 1-2 दिन में बिक गया हो, पिछले साल जो ओपनिंग स्टॉक बचा होगा वो तो अप्रैल महीने के कुछ दिनों में बिक गया हो। और ये चैरिटी कब की है? क्वेश्चन साइलेंट है, तो मिड में अगर किए होंगे तो अब तक ओपनिंग स्टॉक बचता थोड़ी ना, मिलनी तो नया माल आ जाता है। तो मनी परचेज से कर सकते हो, बट आप ओपनिंग स्टॉक भी करो तो आप रॉन्ग में। क्लियर है ना? दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? सर अगर आप फ्री सैंपल बांटते हो, कंपनी क्यों फ्री सैंपल बांटती है? वेरी गुड, तो पीएल में टू एडवर्टीजमेंट बोल के चला जाएगा, मतलब पीएल डेबिट। चैरिटी हो तो भी तू चैरिटी बोल के चला जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल यूज है तो कैपिटल से ड्राइंग बोल के माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो एक कॉमन क्या है कि ओपनिंग स्टॉक या परचेज से माइनस करना है। दो में कॉमन है, फ्री सैंपल और चैरिटी दोनों ही पीएल के डेबिट में जाएगा। और अगर पर्सनल यूज हो तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक एडजस्टमेंट जो इस नोट्स में नहीं है बट हमको बताना है, हालांकि वो एडजस्टमेंट आपको हम करा लिया, बट उसकी कैलकुलेशन में ट्रिक देगा, वो आपको बहुत अच्छे से जानना है। सर एडजस्टमेंट नंबर 18 है, आउटस्टैंडिंग मैनेजेरियल कमीशन या रेम्यूनरेशन ऑन नेट प्रॉफिट। हमको आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहते कि ऑलवेज आउटस्टैंडिंग ही होगा। ये ईयर एंड में तुम मैनेजर को बोल रहे हो कि देख भैया तेरा फिक्स सैलरी तो है, वो तो तुम ले ले, 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख साल का, 25,000 रुपया महीना करके 3 लाख साल का दे रहे हैं मैनेजर को सैलरी। बट मैनेजर बोल रहा नहीं हम इतना कम सैलरी में काम नहीं कर सकते। तुम मैनेजर को ऑप्शन दिए, देख भाई तेरे को सैलरी तो और बढ़ा के नहीं दे सकता, तुम कंपनी को जितना प्रॉफिट कमा के ला के देगा उसका 10% और तुमको दे दे, एज अ कमीशन या एज अ रेम्यूनरेशन, जो भी बोल, ठीक है।
डबल फायदा कंपनी का। एक, नेट प्रॉफिट कम हुआ तो कम कमीशन देना पड़ेगा। दो, मैनेजर भी एक्स्ट्रा मेहनत करेगा कंपनी को और ज्यादा कमाई करवा के देने का, ताकि उसको कमीशन ज्यादा मिले। ठीक बात। हम तो 10% दे रहे हैं, तो 1 लाख कमा के देगा तब 10,000 देंगे, वो 50 लाख कमा के देगा तो 5 लाख देंगे। तो हमको भी तो 50 लाख कमा के ला के दिया अगला। ठीक ही बात है सर, तो देने में क्या जा रहा है, 45 लाख तो फिर भी आपका ही बच रहे हैं। ठीक है सर। अब सर इसमें पंगा क्या है बेटा, ट्रीटमेंट तो बड़ा आसान है सर। ये ईयर एंड में पहले पीएल बनेगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, तब कमीशन कैलकुलेट होगा ना। तो ये ऑलवेज आउटस्टैंडिंग तो होना ही है, देना बाकी, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो 10 मार्च के बाद होगा। तो सर एंट्री तो सिंपल है, मैनेजर कमीशन या मैनेजर रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। सर जो आउटस्टैंडिंग का एंट्री होता है, जो आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट होता है, एक तो पीएल में यहाँ पे मैनेजर कमीशन चला जाएगा, और दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग बोल के चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सर पंगा क्या है, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट सिखाए थे हमको 3rd नंबर आइटम में, ये तो वही है। 2nd नंबर सॉरी बेटा जी, यहाँ कैलकुलेशन को लेके पंगा है। क्या पंगा है सर, 2 लैंग्वेज में लाइन बोल सकते हैं। ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, मैनेजर टू बी गिवन कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, लेट्स से हम बोलता है मैनेजर्स कमीशन टू बी गिवन ऑन नेट प्रॉफिट 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सर इस लाइन का मतलब क्या समझ में आता है, मैनेजर को कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट पे 20%, उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हो रहा है उसका बात कर रहे हैं। सर उसका कमीशन तो कैलकुलेट ही नहीं किए। हाँ यही तो कंफ्यूजन वाला बात है। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, पिक्चर बेटर समझ में आएगा। ठीक है जी सर। ये आइडिया है, याद है ये सर वो 80% का लेंगे। हाँ वो सब झमेला नहीं करने का तरीका पड़ेगा, हम आपको ट्रीटमेंट का तरीका बड़ा शॉर्टकट देंगे। ठीक है, लॉजिक ही इसका मेन है बेटा। ट्रीटमेंट हो या पुटिंग हो, कैलकुलेशन हो या पुटिंग हो, दोनों बड़े सिंपल है। ऐसा कोई बहुत हार्डकोर तरीका नहीं देंगे आपको हम करने के लिए। बेटा हो क्या रहा है सर, आप बनाए अपना पीएल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा जीपी आया, ट्रेडिंग बन गया था, जीपी आया मेरे यहाँ पे 10 लाख, मेरे बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मैनेजर कमीशन छोड़ के, लेट्स से वो आया 6 लाख। तो अगर बेटा जी मैनेजर कमीशन नहीं होता तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया होता, 4 लाख। अब अगर आप मैनेजर को बोलते हो ना, सेकंड वाला केस हम पहले समझा रहे हैं क्योंकि वो इजी है। मैनेजर को आप बोल रहे हो यू विल गेट 20% कमीशन और रेम्युनरेशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग योर कमीशन। तुम्हारा कमीशन माइनस करने के पहले तक जो नेट प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग योर कमीशन। तो अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना हो तो यहाँ मैनेजर कमीशन एक खर्चा माइनस करना पड़ता है ना। जी जी। उसका माइनस करने के पहले तक कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है सर, वही तो 4 लाख है ना। हाँ। तो उसको बोल रहे हैं तुम्हारा कमीशन कैलकुलेट करने के पहले तक, बिफोर चार्जिंग योर कमीशन, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका 20% तुमको देंगे। तो सर यहाँ तो बहुत आसान हो गया, उसका कमीशन माइनस करने के पहले तक जितना खर्चा था सब माइनस कर लीजिए, जो प्रॉफिट बचा उसका 20% कैलकुलेट करके उसको दे दीजिए। 4 लाख का 20% 80,000 दे दीजिए उसको। जी। अब आपका अल्टीमेट नेट प्रॉफिट 3,20,000 बचा, जो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक बात। हाँ सर। सर लेकिन आफ्टर चार्जिंग अगर बोलता है तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझ लो। कैलकुलेशन तो हम एक लाइन में आपको समझा देंगे, हम एक फॉर्मूला देंगे, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। सर वो फिर 120% सर लेंगे। कुछ नहीं करना है। हाँ वही ठीक बोल रहे, हाँ भाई ठीक है, इजी है। सर यहाँ बोल क्या रहा है क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कमीशन माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा ना, उसका तुमको 20% देंगे। तो सर उसका कमीशन ही तो नहीं पता, माइनस कैसे करें?
माइनस करने के बाद जो फिगर है उसका 20% कैसे ले, तो आसान है, तुम बिफोर वाला प्रॉफिट पहले निकाल लो। सब बिफोर वाला प्रॉफिट तुमको पता है 4 लाख है जी। इसको मान लो रेट बाई 100 प्लस रेट। बिफोर चार्जिंग में क्या था, रेट बाई 100, हाँ वही तो किए थे 4 लाख इंटू 20 बाई 100, तभी 30,000 आया था। यहाँ कर रहे हो 4 लाख बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, यानी 4 लाख इंटू 20 बाई 120। ठीक है, जी सर। तो ये कटेगा, 0 0 कट गया, ये कटा 6, 4 लाख डिवाइडेड बाई 6 पॉइंट में आएगा समथिंग, लेकिन ठीक है। 66,667 मैनेजर को उतना कमीशन देंगे, 66,667। अब जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो बिजनेस का नेट प्रॉफिट, तो 4 लाख माइनस 66,667, 2,66,667, कुछ गलत, सॉरी 3,33,333। ठीक है ना, तो ये होगा आपका नेट प्रॉफिट। अब ये मैनेजर कमीशन एक तो पीएल में आ जाएगा डेबिट में, बिफोर और आफ्टर, और ट्रीटमेंट तो सेम होगा ना सर। एक तो पीएल की डेबिट में आ जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में चला जाएगा क्योंकि देना बाकी है अभी तक, बस। तो ये आपके 95% एडजस्टमेंट हो गए पॉइंट। अब आपके सम में जब करेंगे हम लोग तो हमको और एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। इस चैप्टर को करने का एक तरीका आपको हम पहले ही बता दें। सर आपको ना ये आइटम के फिगर्स जो पुटिंग हो रहे हैं ना, कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, वो आप डायरेक्ट देख के कर सकते हो। मतलब आपको हाथ से प्रैक्टिस केवल 7-8 सम करने से काम हो जाएंगे। सारा सम बनाने बैठोगे तो आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप फाइनल अकाउंटिंग कर रहे हो बैठ के, वो गलती मत करना, ठीक है। तो सर हम करेंगे क्या, आप करोगे हर सम के बाद जो एडजस्टमेंट्स है वहां माथा लगाओ। आप तुरंत देखो यहाँ पे कितना सम सॉल्व किया होगा ये लोग। देखो यहां से चालू किया 1 नंबर, और कितना इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है लोग, आई थिंक 18। ठीक है, जो भी है देख लेंगे, ठीक। तो अब आप करोगे, देखो बेटा ये पुटिंग आपको करके टाइम पास नहीं करना है, वो आप बस वो करना क्यों है सर, हाथ का स्पीड बनाने के लिए, और कोई रीजन से आपको पुटिंग करके टाइम पास नहीं करना है, वो तो आपको पता ही है। जी सर। आपको करना क्या है सर, ये एडजस्टमेंट्स कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है वो देखना, कुछ भी नया एडजस्टमेंट मिले तो। जैसे देखो पहला एक और चीज हम आपको सिखाना भूला, जब हम क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट सिखा रहा था ना, पहला वाला ही, जिसका 2 इम्पैक्ट क्या, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में, क्रेडिट में, और एक बैलेंस शीट के करेंट एसेट के अंदर। वहां पे काम का बात और क्या सीखना चाहिए सर, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कौन सा लेंगे, बोलता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज किस पे वैल्यू होगा, सीपी और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो देखो यहाँ पे बताया, ये आप क्लास 12 में नहीं करते थे, 11 में। देखो यहाँ पे बता रहे 31/3/2022 को स्टॉक है मेरा, मार्केट प्राइस 24,000, कॉस्ट 20,000, दोनों में लोअर कौन, 20,000। तो 20,000 जाएगा बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग पीएल। ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक गया 20,000, और बैलेंस शीट तो यहाँ बनाने बोला नहीं है, वरना बैलेंस शीट में जाता, ठीक है। तो ये आप मेरे अपने नोट्स में एक्स्ट्रा लिख लो वहीं पर, पॉइंट क्लियर। हाँ सर।
इसके अलावा हाँ एक नया एडजस्टमेंट ये भी है, पहले 2 नंबर भी कर ले जब ये सब कर ही रहे थे। स्टॉक वैल्यू 10,000 was destroyed by fire and insurance company admitted the claim extent of 6,000। सर यहाँ तो पूरा 10,000 जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। स्टॉक डिस्ट्रॉयड 10,000, वो क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया, आप अलग से भी लिख सकते थे, ठीक है, बेटर होगा अलग से लिखो। और दूसरा इम्पैक्ट सर 6,000 का मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मान गया है, तो अल्टीमेट लॉस कितने का हुआ है? 4,000 का। 4,000 वो मेरे पीएल के डेबिट में चला जाएगा। और सर 6,000 जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी मान गया है वो बैलेंस शीट के एसेट में चला जाएगा, ठीक है। ये वाला ट्रीटमेंट सिंपल था सर। ये देखो जहाँ 10,000 गया, क्लेम का पैसा मिल गया या फिर मिलने वाला है, दोनों ही आएगा ना? एक बार बता देते हैं दोनों दोबारा। अच्छा ये लॉस वाला 4,000 कहाँ डाला? बुक देना मान, ठीक है। हाँ अब आप जो बोले थे आप एक लाइन पे गौर करो बेटा, यहाँ पे क्या बोला है? कंसर्न कंपनी एडमिटेड द क्लेम, मतलब अभी तक दिया नहीं है। अगर दे देता तो से कैश या बैंक में ऐड कर देते। पहला बात तो ऐसा हम कभी देखा नहीं आज तक देते हुए एडजस्टमेंट कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे दिया, क्योंकि सर अगर दे देगा ना तो कैश आ चुका तो ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री हो चुका, मतलब तो इनके एडजस्टमेंट में क्यों हो, तो ट्रायल बैलेंस में जा चुका, ठीक है ना। तो आपको कभी वैसा देगा नहीं। बट अगर नीचे एडजस्टमेंट में देख के बोले कि पैसा मिल चुका लेकिन एंट्री नहीं लिया, कोई बात नहीं ना सर, करंट एसेट में इंश्योरेंस क्लेम बोल के नहीं लिखेंगे या इंश्योरेंस कंपनी बोल के नहीं लिखेंगे, उसको कैश या बैंक में ऐड कर लेंगे। 6,000 मिल गया तो एडजस्टमेंट में दिया मतलब ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, मतलब कैश में ऐड नहीं हुआ तो अब कर लो, ठीक है। थर्ड वाला एडजस्टमेंट नया जो हम लोग डिस्कशन में नहीं लिए थे, गुड्स परचेज फॉर ₹6,000 ऑन 29 मार्च, स्टिल लाइंग इन ट्रांजिट, नॉट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 6,000 का तुम गुड्स खरीदे थे 29 मार्च को, वो अभी भी ट्रांजिट में है, तुम्हारे गोडाउन तक पहुंचा नहीं है और उसको तुम कोई एंट्री भी नहीं ली है। ये नया एडजस्टमेंट है स्टॉक इन ट्रांजिट। सर 2 इम्पैक्ट क्या होना चाहिए? एक तो सर परचेज में ऐड हो जाना चाहिए, अरे एंटर नहीं लिया तो ले लो ना सर, है ना, बोला नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड, जी जी, तो ऐड कीजिए परचेज में। और दूसरा इम्पैक्ट सर, क्योंकि वो इन ट्रांजिट है, अभी तक तुम्हारे गोडाउन में घुसा नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं होगा, तो उसको अलग से ऐड गुड्स इन ट्रांजिट बोल के अलग से भी लिख लीजिए या क्लोजिंग स्टॉक में अलग से दिखा के ऐड कर लीजिए, ठीक है। हाँ क्योंकि वो अलग से दिखना चाहिए ना कि इन ट्रांजिट है। अगर तुम क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट पूरा ऐसे ही डाल देते बिना अलग से इन ट्रांजिट दिखाए तो वो गलत होता, क्योंकि मान लो रास्ते में वही गुड ट्रक पलट जाता तो तुम तो दिखा दिए क्लोजिंग स्टॉक में आ गया, और गुड से पहुंचा ही नहीं कभी जिंदगी में, और पहुंचेगा भी नहीं। हाँ, रास्ते में ट्रक एक्सीडेंट होके खाई में गिर गए, तो सर जी इसको अलग से रिकॉर्ड करने में ही भलाई है। तो ये 2 इम्पैक्ट होगा, सर परचेज में ऐड कीजिए और आपके स्टॉक में भी रखिए उसको, और क्या करोगे, ये तो करोगे। तो ये एक नया ट्रीटमेंट सीख गए, तो ऐसे आपको एडजस्टमेंट के नए ट्रीटमेंट काम आएंगे। बात बाकी तो आपको ही पता, आप पढ़ोगे और कर लोगे। यहाँ बोला गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर ऑफ हिज ओन यूज, तो सर परचेज से माइनस होगा और कैपिटल में भी ड्राइंग बोल के माइनस हो जाएगा। तो आपको मेरा सुझाव यही है, ये आइटम्स को फटाफट देखोगे, 2-4 सम बनाओगे, 10 सम 7 सम आपके प्रैक्टिस के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। बात बाकी जितना एडजस्टमेंट है ना उनको गो थ्रू करो, जो एडजस्टमेंट नया मिले अगर आपको लगे कि सर हेल्प कीजिए, बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अगला वाला आउटस्टैंडिंग वेजेस, सर एक तो वेजेस में ऐड होगा और देना बाकी है इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा। फ्रेट पेड इन एडवांस, फ्रेट में माइनस होगा
और एडवांस दे दिए हैं तो ये मेरा राइट बनता है काम लेने का, प्रीपेड बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक एक आइटम पकड़ के केवल देखना है। मेरा बेस्ट एडवाइस यही होगा कि एडजस्टमेंट्स को वो धो। ठीक है।